Hey guys, जय हिंद। वेलकम टू वानी अकेडमीज द हिंदू एनालिसिस। वानी अकेडमी जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। आज इसी के रिलेटेड हमारे पास एक कोट भी है, वो भी देखेंगे। टुडे इज 28 Jan। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे होगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स हम देखेंगे। न्यूज सेक्शन जो फर्स्ट पेज के ऊपर है, सबसे पहले गवर्नमेंट कॉन्स्पिरेसी लेड टू वायलेंस, ये फार्मर्स का कहना है। इसी के रिलेटेड एक एडिटोरियल भी है हमारे पास, ए रॉन्ग टर्न एडिटोरियल, जो कि पेज नंबर 6 के ऊपर आते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टेज बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर इन ग्रॉपिंग केस, एक पोक्सो एक्ट के साथ रिलेटेड एक केस था जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसी के रिलेटेड हम देखेंगे। उसके बाद सोल्जर किल्ड 3 इंजर्ड इन आईईडी एक्सप्लोजन इन जम्मू एंड कश्मीर, इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जिससे आप रिलेट कर सकते हो वो आप देखोगे। उसके बाद ये दो एडिटोरियल्स है जो हम कवर करेंगे। उसके बाद हरिदासपुर विलेज है एक तेलंगाना में, जिसके अंदर कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से वो गर्ल चाइल्ड के बर्थ के ऊपर सेलिब्रेट करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के लिए, एक रोल रोल मॉडल है ये विलेज, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद एक एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में एक आर्टिकल है, और नीलगिरी जो बायोस्फीयर है उसमें उसका जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनलिस्ट को अपॉइंट किया है एक कमेटी में, उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है 2005 का, उसके रिलेटेड एक फर्स्ट पेज के ऊपर न्यूज़ है। और एक पीडीएस केरला के अंदर जो टेक्निकल ग्लिचेस हैं इस सिस्टम के अंदर, वो भी हम देखेंगे। और ये जो स्टेट ऑफ द डे है, इसमें हम नागालैंड के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोट ऑफ द डे के साथ, इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आरंट बिग इनफ। अगर आपके जो ड्रीम्स हैं, अगर आपका जो गोल है, उसे देख के आपके गूज बम्स खड़े नहीं होते, उसे देख के, उसे उसके बारे में सोच के आप डरते नहीं हो, आप घबराते नहीं हो, तो दे आरंट बिग इनफ। ये मोहम्मद अली जो अमेरिकन बॉक्सर थे उनका कहना है कि अगर इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आरंट बिग इनफ। और इसलिए जो हमारे एम हैं वो बहुत ही बड़े होने चाहिए, बहुत ही बड़े एम होने चाहिए, क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है ये बहुत ही छोटी लाइफ है। और एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स और यूपीएससी की जो हम तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा एम है। देखिए, इसके बारे में हमें डेली सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं। और डेली अगर हम सोचेंगे, डेली अपने आप को एनालाइज करेंगे, डेली अपने आप को टेस्ट करेंगे, तो ज़रूर हम एक दिन उसे अचीव भी करेंगे। और ये आप याद रख सकते हो, इफ़ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू दे आरंट बिग इनफ। और हमारे जो ड्रीम्स हैं बहुत ही बड़े होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स। फर्स्ट पेज के ऊपर जैसे हमने बात की, फर्स्ट पेज के ऊपर न्यूज़ आर्टिकल है। ये फार्मर्स का कहना है कि ये जो अभी वायलेंस हुआ, जो फार्मर्स की रैली थी, वो वायलेंट रूप उसने ले लिया। हालांकि वो सारे फार्मर्स नहीं थे, बल्कि एक अराउंड 24 जो फार्मर यूनियंस हैं उसमें से सिर्फ एक यूनियन थी। और उसके अलावा ये वायलेंस कैसे क्रिएट हुआ, ये फार्मर्स का कहना है कि ये गवर्नमेंट की एक कॉन्स्पिरेसी थी, और उन्होंने ब्लेम किया इसके लिए। जो रिपब्लिक डे के ऊपर ट्रैक्टर परेड हुई, इसके लिए उन्होंने ब्लेम किया एक पंजाब यूनियन है, विद वन पंजाब यूनियन किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, ये है। और इसके अलावा एक पंजाबी एक्टर एक्टर दीप सिद्धू, हु हैव प्रीवियसली बीन लिंक्ड टू बीजेपी। जो मेजोरिटी गवर्नमेंट अभी है, जो पार्टी है, उसके साथ उनके लिंक थे, ऐसा फार्मर्स का कहना है। ये द हिंदू ने कवर किया है। और जो यूनियंस का अभी उनका प्लान था कि नेक्स्ट प्लान जो था उनका, कि जिस दिन बजट अनाउंस होता है, बजट की अनाउंसमेंट होती है, बजट आता है जिस दिन फेब 1, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है कि फेब 1 के ऊपर, फेब 1 को जो बजट आएगा उसी दिन उन्होंने पार्लियामेंट के सामने भी प्रोटेस्ट करने के लिए जाना था फार्मर्स ने, लेकिन अभी उन्होंने वो प्लान है उसे डेफर कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। और इसके अलावा द पीसफुल फार्मर्स परेड वॉज ए विक्टिम ऑफ कॉन्स्पिरेसी हैश्ड बाय द गवर्नमेंट।
सेड एक यूनियन लीडर थे, उन्होंने कहा। और काफ़ी सारे जो इसमें संगठन है उन्होंने कहा कि अब बहुत सेटबैक लगा है इसको, लेकिन ये एंड नहीं हुआ। और 2 फार्मर्स यूनियन जो थे विच आर नॉट एसोसिएटेड विद द संयुक्त किसान मोर्चा, उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया कि अभी हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम बाद में अलग तरीके से इसे ज्वाइन करेंगे, बाद में ज्वाइन करेंगे। और जो किसान लीडर्स थे उन्होंने कहा कि ये एक हिस्टोरिक परेड थी, एक खुशी वाली बात भी है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अराउंड सिर्फ 2 लाख ट्रैक्टर्स जो थे इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और 99.9% जो फार्मर्स थे वो पीसफुल रहे। ये जो मिस्टर राजेवाल हैं सेड एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट संयुक्त किसान मोर्चा जॉइंट फ्रंट ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्म यूनियंस, जो है उनका ये कहना था कि 99.9% जो फार्मर्स थे वो पीसफुल रहे, पीसफुल उनका मोमेंट था। लेकिन जैसे प्लान हुआ था कि दिल्ली के अंदर उन्होंने एंटर नहीं करना, लेकिन फिर भी जो एक गुट था फार्मर्स का, उन्होंने दिल्ली के अंदर एंटर किया, मेन सिटी के अंदर। और कैसे वॉयलेंस क्रिएट हुआ, और फिर वो जैसे रेड फोर्ट के ये जो बाहर वाला कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे चढ़े, और यहाँ पे पोल के ऊपर उन्होंने फ्लैग होस्ट किया, जो कि हमने कल देखा था। और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। अब काफ़ी सेटबैक लगा है फार्मर्स को। अब देखते हैं कि क्या नेक्स्ट स्टेप है उनका। ये एडिटोरियल में भी आज हम एक कवर करेंगे, और इसके रिलेटेड आप पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट स्टेज बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर इन ग्रोपिंग केस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जनवरी 19 जो उसका बॉम्बे हाई कोर्ट का जो नागपुर बेंच है क्रिएटेड अ फुरोर आफ्टर इट एक्विटेड अ मैन अंडर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो जो एक्ट है जिसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो है जिसको अभी रिसेंटली अमेंड भी किया गया था। ये न्यूज़ में आ सकता है प्रीलिम्स में। और क्या हुआ कि इनका जो नागपुर का जो बेंच था, इन्होंने जो एक मैन जो एक्विटेड था पॉक्सो एक्ट के अंडर एंड हेल्ड दैट एन एक्ट अगेंस्ट अ माइनर वुड अमाउंट टू ग्रोपिंग और सेक्सुअल असॉल्ट ओनली इफ देयर वाज स्किन टू स्किन कांटेक्ट। ऐसा जजमेंट में कहा गया। जो जज थे वहाँ पे उन्होंने कहा अपनी जजमेंट में कि वो सेक्सुअल जो असॉल्ट है तभी माना जाएगा, जो ग्रॉपिंग का केस है या सेक्सुअल असॉल्ट जो है पॉक्सो एक्ट के अंडर, वो तभी माना जाएगा अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहेगा। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट mere touching or pressing of a clothed body of a child did not amount to sexual assault। देखिए एक सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। और इसी को ही जो अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, उन्होंने कोर्ट के अंदर स्पेशल मेंशन किया। और जो सीजीआई थे उन्होंने कॉग्निजेंस लिया वेडनेसडे को कल, और उन्होंने फिर वर्डिक्ट दिया। और इस जो ऑर्डर था ये वाला, इस पे उन्होंने स्टे लगाई। और नेक्स्ट पेज 8 नंबर के ऊपर आप देख सकते हो द अक्यूज्ड वाज 3 साल की उसको सजा मिलनी थी। सेक्शन 8 के अंदर जो पॉक्सो एक्ट उसका जो सेक्शन 8 है उसके अंदर उसको 3 साल की सजा मिलनी थी। लेकिन सेक्शन 354 जो आईपी इंडियन पिनल कोड का है उसके तहत उसको जो है पनिशमेंट दी गई। उसकी जो पनिशमेंट है, जो उसका सेंटेंस था, उसे रिड्यूस किया गया। और ये एक सही बात नहीं है। ऐसा अटर्नी जो जनरल थे के वेणुगोपाल, उनका कहना था। मिस्टर और जो जज थे जो सीजीआई थे उन्होंने कहा, मिस्टर वेणुगोपाल, डू यू रिमेंबर हाउ वी टुक कॉग्निजेंस व्हेन द अटॉर्नी जनरल मेंशनड अबाउट अ when the attorney general mentioned about a judge or ordering a public hanging? The chief justice asked Mr. Venugopal, who said he did। पहले भी एक बार ऐसा हुआ है कि जैसे हाई कोर्ट्स होते हैं, कई बार वो ऑर्डर पास कर देते हैं, कोई भी ऑर्डर या पास करते हैं कोई भी तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि जैसे बहुत सारी रिट्स होती हैं, उसके अलावा वो उस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगा सकता है या चेंज कर सकता है। और कैसे एक बार अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि एक जज ने ऑर्डर किया था पब्लिक हैंगिंग, और उसको कैसे उन्होंने बाद में जो सीजीआई हैं या सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसको उसके ऊपर स्टे लगाया था, इस जजमेंट के ऊपर भी।
The petitioner said they were badly perturbed to note that January 19 verdict contains several observations about the victim's child modesty, which were both derogatory and defamatory. The child was even named in the judgment. देखिए, जब भी कोई जजमेंट होती है तो उसमें जो विक्टिम है उसका नाम नहीं लिया जाता। ये एक अच्छी बात नहीं है। एक सिविलाइज्ड जो सोसाइटी होती है उसके लिए ये अच्छी बात नहीं है कि जो विक्टिम है उसका जो नाम है उसे पब्लिक किया जाए। जैसे एक बहुत ही दुख दुर्घटना जो हुई थी 2012 के अंदर, जो निर्भया वाला केस हुआ था, उसके अंदर भी जो एक्चुअल जो विक्टिम थी उनका नाम नहीं लिया गया था पब्लिकली, इसीलिए निर्भया रखा गया था। और ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है नाम को रखना, नाम को पब्लिक करना ऐसे। Abuse and outraging the modesty of a child has been a matter of great concern. POCSO Act was enacted to deal with evil and to impart speedy justice. POCSO Act क्यों बना? ताकि जो स्पीडी जल्द से जल्द जो है जस्टिस दिया जाए। स्पेशल कोर्ट्स वर फॉर्म्ड। द ऑब्जर्वेशंस इन जनवरी 19 जजमेंट थी जो हाई कोर्ट की हैव बैडली शेकन द बिलीफ ऑफ द पेटिशनर्स एंड लाइक माइंडेड जो पीपल हैं। देखिए, इससे इस पे जो जजमेंट हुई थी उस पे के वेणुगोपाल जो है अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने कहा था कि इस तरह से जो अक्यूज्ड होगा वो आर्ग्यू कर सकता है कोर्ट के साथ दैट द चाइल्ड ही असॉल्टेड वाज क्लोथ्ड एंड देयर वाज नो डायरेक्ट फिजिकल स्किन टू स्किन कांटेक्ट। जो ये ऑर्डर अभी हाई कोर्ट ने दिया, इसको वो मिसयूज कर सकता है। अक्यूज जो है मिसयूज कर सकता है किसी के साथ गलत करके, मासूम के साथ, बच्चों के साथ गलत करके वो इसे मिसयूज कर सकता है इस ऑर्डर को। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और इस पे स्टे लगाया। ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सेक्शन 354 आईपीसी का है और सेक्शन 8 जो है पॉक्सो एक्ट के अंडर 3 साल की सजा थी और जिसे कम कर दिया था हाई कोर्ट ने। सेक्शन 355 जो आईपीसी का है उसके अंदर आप देख सकते हो असॉल्ट ऑफ अ वुमन टू आउटरेज हर मॉडर्टी। ये सेक्शन 354 के अंदर 1 साल की जो पनिशमेंट उस की गई थी, अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया, इसको इस ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाया। नेक्स्ट जो है इंटरनल सिक्योरिटी के साथ आप इस को रिलेट कर सकते हो और आपको पता होना चाहिए कि मिलिटेंसी क्या होती है, इंसर्जेंसी क्या होती है। सबसे पहले न्यूज़ पढ़ते हैं। सोल्जर किल्ड, एक सोल्जर की जान चली गई और 3 इंजर्ड इन द आईईडी एक्सप्लोजन इन जम्मू एंड कश्मीर। आईईडी होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और ये जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यहाँ पे यूज़ किया गया था एक लो पावर्ड एक्सप्लोसिव और उसमें बॉल बियरिंग्स भी थी। और सबसे पहले आपको मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी में फ़र्क पता होना चाहिए। मिलिटेंसी जो होती है वो एक एक्सटर्नल स्टेट भी इसमें इंक्लूड होती है, लेकिन जो इंसर्जेंसी होती है वो देश के अंदर ही एक ऐसा गुट होता है जो सरकार के, जो गवर्नमेंट के, स्टेट के खिलाफ होता है। और ये एक मोटा मोटा आप डिफरेंस यहाँ पे समझ सकते हो और बाकी आप अपने कोर्स सब्जेक्ट के साथ इसे रिलेट करके इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक्स में आप समझ सकते हो। लोकेशन, आप ये जो यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे वो किस किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है और जो दूसरी कंट्री है, फॉरेन एक कंट्री जैसे पाकिस्तान, उसके साथ वो कैसे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, इसके जो लोकेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ पे बात की गई है दैट इज़ कुलगाम इन साउथ कश्मीर, और कल की ये बात है। एक्सप्लोजन टुक प्लेस इनसाइड अ स्कूल। देखिए किस तरह का उनका प्लान था कि स्कूल के अंदर जो मिलिटेंट्स थे, स्कूल के अंदर उन्होंने इस आईईडी को, इस जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस है, इसको उन्होंने प्लांट किया। अगर वहाँ पे बच्चे होते और कितने बच्चों की, कितने मासूमों की जान चली जाती। ये जो एरिया था शमशीपुरा एरिया, आर्मी वॉज कैरिंग अ सैनिटेशन ड्रिल वहाँ पे कर रहे थे और जो पहले 4 सोल्जर्स थे उनको इंजरीज हुई और ज़ख्मी हो गए वो। उसके बाद उनको इवैक्यूएट किया गया जो वहाँ पे नज़दीक में श्रीनगर में हॉस्पिटल है, आर्मी का बेस हॉस्पिटल है, और उनमें से एक की अभी डेथ हो गई सोल्जर की। और ये आप जैसे अभी रिसेंटली हमारी जो बीएसएफ है, एक
न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ भी था कि कैसे उन्होंने अभी रिसेंटली एक टनल और बहुत सारी ऐसी टनल्स मिली हैं। देखिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके साथ हमें हमें हमारे बॉर्डर्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट। पहले हमें हमारे जो कंट्रीज़ जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, किस तरह के उनके साथ रिलेशंस हैं, इन सारी चीज़ों की नॉलेज हो, तभी हम इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल मैटर्स के बारे में अच्छे से अपने एग्ज़ाम के अंदर लिख सकते हैं। रॉन्ग टर्न, देखिए, इट इज़ रिलेटेड टू द फार्मर्स प्रोटेस्ट जो था, इस ये आर्टिकल हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे एक फ्रेजेस बताए गए हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स बताए गए हैं जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो इस प्रोटेस्ट को लेके। इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसको लेके आप बहुत अच्छे वर्ड्स और फ्रेजेस यहाँ पे लिख सकते हो। एक बात मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, जो ट्रुथ है कि एनालिसिस, सिर्फ एनालिसिस सुनने से आपका जो है आप अचीव नहीं कर पाओगे अपना गोल। आपको एनालिसिस के साथ न्यूज़ एनालिसिस एज अ डायरेक्शन मिलेगी आपको, लेकिन आप उसके अलावा खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ें, जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो बुक्स पढ़ें, अपनी रीडिंग को और एक्सप्लोर करें और उसे रीडिंग करने की क्षमता जो है और उसे बढ़ाएं और स्किल्स अपनी पॉलिश करें और अपने स्किल्स को हॉन करें। और ये आर्टिकल जो है इसमें हम देखेंगे, टाइटल जो है इसका रॉन्ग टर्न है, पेज नंबर 6 के ऊपर ये दिया है और GS2 के साथ आप इसे रिलेट कर सकते हो। और फार्मर्स मस्ट सस्पेंड एजिटेशन एंड रिटर्न टू टॉक्स विदाउट देयर मैक्सिमलिस्ट अप्रोच। जो उन्होंने उनका मैक्सिमम अप्रोच है, मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है कि वो जो रिपील करवाएंगे लॉज को। और इस प्रोटेस्ट से काफ़ी जो वायलेंस हुआ है इससे काफ़ी उनको सेटबैक लगा है इस मोमेंट को। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो राइटर का कहना है, उन्होंने बोला है कि अभी इसे सस्पेंड कर दे इस एजिटेशन को और जल्दी से जल्दी वो बातचीत करके जो उनका मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है उसे छोड़ दें। द क्योज एंड माइंडलेस वायलेंस जो हुआ unleashed on national capital by a section of protesting farmers on Republic Day were abhorrent। जो सारे फार्मर्स नहीं थे, जैसे जो फार्मर यूनियंस के लीडर भी थे उनका भी कहना था, जस्ट एक सेक्शन ऑफ फार्मर्स था, एक गुट था फार्मर्स का। जैसे बहुत सारे यूनियंस हैं और उसमें से सिर्फ एक ही गुट था फार्मर्स का जिन्होंने ये वायलेंस क्रिएट किया। इट इज़ प्लॉजिबल होता है कि जो प्रशंसनीय है, प्रशंसा की योग्य है। इट इज़ प्लॉजिबल दैट एजेंट्स प्रोवोक्यूटर्स इन्फिल्ट्रेटेड द फार्मर्स मार्च, बट दैट डज नॉट अब्सॉल्व द लीडर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबल लीडर्स थे, जो आगू थे, फार्मर्स लीडर्स जो थे, उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लीड कर रहे थे उनको ठेस नहीं पहुंचाई, बल्कि उनको कुछ असर नहीं हुआ उसका, उस जो प्रोटेस्ट है। लेकिन उन्होंने सिर्फ वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन ये बहुत अच्छा सेंटेंस है कि इट इज़ प्लॉजिबल दैट द एजेंट्स प्रोविक्यूटर्स इन्फिल्ट्रेटेड द फार्मर्स मार्च, बट दैट डज नॉट अब्सॉल्व द लीडर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लीडर्स थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चल रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसे संभाल लिया। The chances of fatigued agitators breaking loose were high, as were the possibilities of vested interest triggering violence। देखिए, बहुत गड़बड़ हो सकती थी वहाँ पे, लेकिन फार्मर्स ने बहुत अच्छे से संभाल लिया। जो लीडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से फिर भी संभाला। The leaders of the agitation should have taken note of the divergence in the rank and rejection by certain recalcitrant groups of रूट्स फॉर द मार्च दे हैव एग्रीड विद दिल्ली पुलिस। जो उन्होंने एग्री किया था और जब उनको पता लगा कि कुछ ऐसे गुट हैं जो ऐसे कर सकते हैं और उनको ज़रूर ये इशू उठाना चाहिए था और पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए था तुरंत। और जैसे कि एग्री हुआ पुलिस के बीच में कि जो प्रोटेस्ट था वो रिपब्लिक डे की परेड जो है ख़त्म होने के बाद शुरू होगा फार्मर्स का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने पहले ही शुरू कर दिया इस प्रोटेस्ट को। ट्रू, no popular mobilization can be held hostage to the threat of violent deviation by a handful, but there is a judgment to be made at each turn. The leadership itself, an association of the disparate individuals and organization, should have been more realistic about its capacity to manage such a gathering। जो लीडर्स होते हैं उनके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए कि कैसे वो
जो गैदरिंग है उसे मैनेज करते हैं। और अब जो यूनियंस हैं उन्होंने ये भी बोला कि जो वॉलंटियर्स होते हैं उसे उन्हें और बढ़ाएंगे ताकि वो निगरानी कर सकें लोगों की, वहाँ पे ध्यान रख सकें और जो विजिलेंस है उसे बढ़ाया जाए। इन द एंड अनट्रूली एलिमेंट्स जो होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं, उन्होंने क्या किया कि जो दे टुक ओवर द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, उन्होंने बैरिकेड तोड़े, थ्रैश्ड एंड उन्होंने जो पुलिस पर्सोनल हैं उनको मारा, उनको जख्मी किया, और ये बहुत ही गलत बात है। द पुलिस रिपोर्टेड टू द लाठी चार्ज एंड टीयर, उसके बाद जो पुलिस ने लाठी चार्ज और टीयर गैस यूज़ किए। देखिए पुलिस के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अगर वो भी अपना आपा खो बैठते या अगर कोई मिस हैपनिंग वहाँ पे होती तो शायद ये जो प्रोटेस्ट था ये ज़्यादा, या ये जो वायलेंस है ये ज़्यादा हो सकता था। मोर देन 300 पर्सोनल वर इंजर्ड। जैसे कल जो कमिश्नर थे दिल्ली के, उन्होंने भी बताया कि 300 से अधिक जो हैं पर्सोनल हैं वो इंजर्ड हुए, और उसके अलावा 40 के करीब जो हैं वो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हैं। ऑल दिस एंड द मार्च इटसेल्फ वाज अवॉइडेबल, और इसको होने से रोका जा सकता था, और दिल्ली पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे दी है, फॉल्स फ्रेंड्स एंड रियल एनिमीज जो हैं ऑफ द एजिटेटर्स जो थे, हैव पेंटेड देम विद अ कम्युनल ब्रश। और कैसे वो एक कम्युनिटी के साथ एक कम्युनल ब्रश, यानी कि कैसे वो रिलेट किया उन्होंने, कैसे वो जुड़ गए, जैसे मेजोरिटी पार्टी के साथ कैसे उनके लिंक थे। ये जो गुट था, ये जो गुट के एक वहाँ पे जो एक एक्टर थे, एक्टर कम जो एक्टिविस्ट थे पंजाब के, और उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। Bringing the culprits to book is essential not only to salvage the reputation। अब जो रेपुटेशन है इस प्रोटेस्ट की उसको बनाए रखने के लिए जो कल्प्रिट्स है उनको हिरासत में लेना यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अलावा टू निप इन बर्ड अ डेंजरस कम्युनल स्लांट बिफोर इट स्लिप्स आउट ऑफ कंट्रोल। अभी ये जो प्रोटेस्ट है इसे कंट्रोल में रखने के लिए जो कल्प्रिट्स हैं उन्हें जो बुक करना है, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। द सेंटर हैज सेड दैट इट वुड अब सेंटर ने जो बोला है कि वो नेगोशिएट करेंगे। अभी फार्मर्स को भी ध्यान देना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू राइटर उनको भी अभी थोड़ा लूज होना चाहिए, और जो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच है उसको छोड़ देना चाहिए। द सेंटर मस्ट कंसिडर मोर कंसेशन, सेंटर को देने चाहिए। इट मस्ट मेक मोर एफर्ट्स टू एले द फियर्स ऑफ दोज जो भी इन रिफॉर्म्स की वजह से इफेक्टेड हैं, उनके लिए और कंसेशन सेंटर को लेके आने चाहिए, ताकि दोनों जो पार्टीज़ हैं वो टॉक्स के ज़रिए एक सोल्यूशन पे पहुंचे, ताकि ये जो देश का नुकसान होता है, देश के टाइम का नुकसान होता है, ये ना हो। द रेजोल्यूशन टू दिस इम्पास, ये जो अभी इम्पास बना है, ये जो अभी कन्फ्लिक्ट है दोनों पार्टीज़ के बीच में, इसके लिए रास्ता है कैन कम ओनली बाय इन्वॉल्विंग देम ऑल। जैसे सेंटर का जो एक रवैया रहता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको उनके साथ एंगेज नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, ये सेंटर का रवैया रहा है, ऐसा राइटर का कहना है। और इसका सिर्फ एक ही हल है कि सभी जो स्टेक होल्डर्स है सभी को इन्वॉल्व करके और एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाए। ट्रबलिंग ट्रेंड्स, दिस इज़ रिलेटेड टू इनइक्वालिटी। देखिए जो ऑक्सफैम एक नाम की संस्था है जिसमें कि अराउंड 295 इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द 79 कंट्रीज़ वो एक रिपोर्ट लेके आते हैं, जिसमें जैसे अभी जो कोविड-19 का फेज़ था, पैंडमिक का फेज़ था, इसके दौरान जो इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हैं सोसाइटी के अंदर, उसके अंदर इस रिपोर्ट में ज़िक्र है। और इसी आर्टिकल में राइटर ने उसका ज़िक्र किया है। जो नई रिपोर्ट है बाय ऑक्सफैम हैज़ रिवील्ड दैट 1000 richest people worldwide recovered their losses from the pandemic within 9 months। जो 1000 जो रिचेस्ट जो अमीर आदमी थे पूरे वर्ल्ड वाइड पूरे, उन्होंने 9 मंथ के अंदर अपनी रिकवरी कर ली, एज अपोज टू द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट हु माइट टेक अ डिकेड। और दूसरी और जो गरीब लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो शायद उनको एक डिकेड लग जाए,
10-10 15-15 साल लग जाएं फिर से वही लाइन पे आने के लिए, रिकवर करने के लिए। लेकिन जो 1000 जो रिचेस्ट पीपल हैं, उन्होंने जो उनका लॉस हुआ पैंडेमिक में, उन्होंने जस्ट 9 मंथ्स में वो उसे कवर कर लिया। ये इस रिपोर्ट में लिखा है। उसके अलावा इनइक्वालिटी इन इंडिया है राइजन टू लेवल्स लास्ट सीन व्हेन इट वाज कॉलोनाइज्ड। इनइक्वालिटी ज़्यादा तब देखी गई थी जब हमारी कंट्री एक कॉलोनी थी, जब हम एक अंडर ब्रिटिश रूल थे, जो इम्पेरियल पावर थी ब्रिटिशर्स, हम उनके दे वर रूलिंग अस, जब हम कॉलोनी थे तब इनइक्वालिटी ज़्यादा राइज हुई थी। द एडिशनल वेल्थ एक्वायर्ड बाय इंडियाज 100 बिलियनर्स सिंस मार्च व्हेन द लॉकडाउन वाज इम्पोज्ड इज इनफ टू गिव एवरीवन वन ऑफ, इतना हर एक को मिल सकता है। इसके बारे में जिक्र है इसका। एंड अनस्किल्ड वर्कर इन इंडिया वुड टेक 3 साल लगेंगे। जो एक अनस्किल्ड वर्कर है उसको 3 साल लगेंगे उतना ही पैसा कमाने में जितना रिचेस्ट जो पर्सन है उसने अर्न किया 1 सेकंड में। जो अभी लास्ट ईयर गुजरा है, उन्होंने जो 1 सेकंड में अर्न किया, और जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको 3 साल लगेंगे उतना अर्न करने में। देखिए, ये जो इनइक्वालिटी है इसको रिड्यूस करना चाहिए। और जैसे एक प्रोविज़न भी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक जो प्रोविज़न भी है कि इसे इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। द पुअरर पीपल वर वर्स्ट अफेक्टेड बाय द डिजीज़ इटसेल्फ। और जो पुअर थे, जो गरीब लोग थे, वो इनइक्वालिटी पैसे की वजह से तो अलग, लेकिन वो इस डिसीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे। और अब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में, इन सब कंसर्न्स के बारे में आप पढ़ सकते हो। जैसे लिटरेचर बहुत कुछ लिखा गया है कैपिटलिज्म के ऊपर। एंड इट्स लिंकेज विद द डेमोक्रेसी इज नाउ ग्रोइंग फास्ट। बहुत जल्दी वो ग्रो कर रहा है। देयर इज नाउ यूनिवर्सल एग्रीमेंट अमंग द इकोनॉमिस्ट दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू वेल्थ बिटवीन कैपिटल एंड लेबर हैज बिकम सो वन साइडेड। एक तरफा हो गया है कि दैट द फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग पुश्ड टू पेनरी, वाइल द जो रिच लोग हैं वो और रिचर होते जा रहे हैं, और जो पुअर्स हैं वो और पेनरी मतलब और गरीब वो होते जा रहे हैं। एक बात करें हम, देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ क्राइसिस अमंग द कैपिटलिस्ट मोगल्स। द थीम ऑफ, जैसे अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ, उसके अंदर उनका जो अभी इवेंट हुआ उसके अंदर उनका जो थीम था द ग्रेट रीसेट, विच सेज इज अ कमिटमेंट which it says is a commitment to jointly and urgently build foundations of our economic and social system for a more fair, sustainable and resilient future. दूसरे बात करें, measures that favor the capital at the cost of labor continue. For instance, changing in the labor laws is in several states during the pandemic. अभी जो labor laws उनके बारे में changes लेके आया गया, अब वो एक एग्जाम्पल है, हम देख सकते हैं। और लिप सर्विस इज़ नॉट इनफ टू टैकल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को टैकल करने के लिए जस्ट बोलना ही काफ़ी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। लिप सर्विस इज़ नॉट इनफ टू टैकल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट जो है विलेज है तेलंगाना के अंदर, हरिदासपुर विलेज। उसके अंदर कैसे वो सेलिब्रेट करते हैं जब किसी डॉटर का जन्म होता है, कि किस तरह से एक बेटी का जब जन्म होता है किस तरह से वो खुशी मनाते हैं। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम इन हरिदासपुर, अ रिमोट विलेज इन तेलंगाना, व्हेन एवर जब भी किसी गर्ल चाइल्ड का वहाँ पे बर्थ होता है। जब हम देखें कि कब ये स्टार्ट हुआ था, जनवरी 1 मई 2020 के अंदर एक जो लेडी थी सत्यावती, उनकी एक बेटी हुई भव्यश्री ऑन ऑन दैट डे जनवरी 1 के अंदर। और शी वाज द थर्ड गर्ल चाइल्ड, तीसरी वो बेटी थी परिवार के अंदर। और उसके बाद वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे पंचायत के, मिस्टर शाफी एंड मिस्टर कुलकर्णी, जो सेक्रेटरी थे वहाँ पे पंचायत के, उन्होंने विजिट किया फैमिली को और उनको समझाया, काउंसल किया दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग। और इसमें कोई गलत नहीं है कि किसी बेटी का जन्म हुआ है। बेटी को कहने में यहाँ पे लक्ष्मी मानते हैं और एक गॉडेस मानते हैं। लेकिन हमने एक पहले भी जैसे एक आर्टिकल हमने कवर किया था बीते दिनों में, कि जैसे एक तमिलनाडु में जो एक्टर हैं कमल हसन, उनकी जो पार्टी है उनके मैनिफेस्टो के अंदर जो फीमेल को सैलरीज, जो हाउस वाइफ्स हैं उनको सैलरीज देने की बात की गई थी, और ये उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में था। देखिए उसमें भी था कि कैसे गॉडेस की तरह माना जाता है एक
एक गर्ल चाइल्ड को, एक फीमेल को, लेकिन रियलिटी में कुछ और होता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको काउंसल किया, समझाया कि ये गलत तो नहीं है किसी अगर गर्ल चाइल्ड का बर्थ हो। तो उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेट किया उसका जो बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। और उसके बाद जब भी किसी गर्ल चाइल्ड का वहाँ पे बर्थ होता था, बर्थडे होता था, और उसके बाद वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे और लाइटनिंग लैंप्स, मतलब वो खुशियाँ मनाते थे, दीप जलाते थे वहाँ पे। और ये विलेज आप याद रख सकते हो, हरिदासपुर विलेज। अगर चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज आते हैं आपको एग्जाम के अंदर, और आप इस तरह की जो एग्जाम्पल हैं वहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा जो सुकन्या समृद्धि योजना जो है, वहाँ पे जो कलेक्टर थे, उन इसके तहत जो वहाँ पे गर्ल चाइल्ड के लिए जो फंड दिया जाता है, द रिक्वायर्ड अमाउंट वाज हैंडेड ओवर टू पंचायत प्रेसिडेंट मोहम्मद शफ़ी एंड सेक्रेटरी जो हैं रोहित कुलकर्णी। और वहाँ पे जो कलेक्टर थे, उनके द्वारा जो फंड है उनको हैंड ओवर कर दिया गया, ताकि वो जो बच्चियाँ हैं, जो अभी आने वाली बच्चियाँ हैं, या अभी जो पिछले साल में 8 गर्ल्स का उस विलेज के अंदर जन्म हुआ है। और इस तरह की जो स्कीम्स हैं इसके बारे में भी आप जिक्र कर सकते हो, सुकन्या समृद्धि योजना। नेक्स्ट जो है, एक एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में बात की गई है। एलिफेंट कॉरिडोर एक वो रास्ता होता है जहाँ से एक जगह से एलिफेंट दूसरे जगह पे वो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ताकि वो आपस की अपनी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ कांटेक्ट में रह पाएँ। नीलगिरी बायोस्फीयर के अंदर है ये। और नीलगिरी जो बायोस्फीयर है, लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है इंडिया का। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक पैनलिस्ट को अपॉइंट किया। अभी रिसेंटली एक जो पैनलिस्ट थे उनकी डेथ हो गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जो नए एक पैनलिस्ट हैं, नंदिता हजारिका, जो एक कंजर्वेशनिस्ट हैं, उनको अपॉइंट किया गया टेक्निकल कमेटी का मेंबर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर को जिसका गठन किया था पिछले साल। क्यों गठन किया था? ताकि वो कंप्लेंट सुन सकें लैंड ऑर्डर्स की अगेंस्ट द एक्शन टेकन बाय द नीलगिरी। वहाँ पे जो कलेक्टर हैं उनके अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स हैं वो सुन सकें, विच इंक्लूडेड सीलिंग ऑफ द बिल्डिंग्स। उन्होंने बिल्डिंग्स वगैरह सील कर दी, क्योंकि वो एलिफेंट कॉरिडोर के अंदर वो एरिया था, और इसलिए जो ऑनर्स थे, और इसके रिलेटेड एक हाई कोर्ट में अपील भी, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बेस्ड ऑन 32 अपील्स जो फाइल की गई थी रिजॉर्ट ऑनर्स जो थे और प्राइवेट जो लैंड ऑनर्स थे, इंक्लूडिंग जो बॉलीवुड एक्टर है मिथुन चक्रवर्ती। मद्रास हाई कोर्ट के अंदर मद्रास हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट जो अपील्स फाइल की गई, उसके रिलेटेड ये न्यूज़ में था अभी। और नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसके बारे में आप याद रख सकते हो। और जो सिगूर प्लेट्यू है यहाँ पे, जैसे वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे मीट करते हैं, वहाँ पे है ये प्लेट्यू। और 3 स्टेट्स आती हैं जैसे नीलगिरी के अंदर, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर जो है इसके अंदर, जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरला है, ये आप याद रख सकते हो, इसकी लोकेशन आप याद रख सकते हो। और नीलगिरी हिल्स और मोयार रिवर जो है इसके बारे में भी इस आर्टिकल में जैसे इसका जिक्र था। और सिगूर प्लेट्यू, ये सारी चीज़ें आप लोकेट कर सकते हो मैप के ऊपर। फर्स्ट पेज के ऊपर एक न्यूज़ था, और ये न्यूज़ सेक्शन वाले पेज के अंदर एक न्यूज़ था, पीडीएस सप्लाई अफेक्टेड अक्रॉस केरला। केरला के अंदर जैसे अभी जो सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल का जो सिस्टम है, जिसके अंदर आधार कार्ड से को रिलेट करके जो अभी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको चलाया जाता है, वो वर्क करता है। उसके अंदर कुछ टेक्निकल ग्लिचेस देखे गए, नेटवर्क कुछ इश्यूज देखे गए। इस वजह से जो अभी वहाँ पे लोग थे उनको वो मिल नहीं पाया, जो मंथली जो उनको राशन मिलता है वो मिल नहीं पाया। और ये भी आपको पता होना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। और जो वहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस के कारण वो अभी जो लोगों को वहाँ पे राशन नहीं मिल पाया। और सिनेमाज अलाउड टू सीट मोर पीपल, इसके अंदर ये एक लास्ट में लिखा है यहाँ पे, द गाइडलाइंस अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इशूड इन दिसंबर आर एप्लीकेबल टिल दिसंबर 30 जनवरी 31 तक वो वैलिड रहेंगी, जो गाइडलाइंस हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो खुद डिसाइड करेंगे, ऐसा सेंटर का कहना है, वो खुद डिसाइड करेंगी कि कितना कितना रिस्ट्रिक्शंस, किस तरह की गाइडलाइंस हैं वो देनी है। आज की जो स्टेट है दैट इज़ नागालैंड, और ये उसकी लोकेशन है। और कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं उसके साथ बाउंड्री शेयर करती हैं, दैट इज़ असम,
और नीचे मणिपुर है और ऊपर इस साइड पे अरुणाचल प्रदेश है। और देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है हमारी ईस्टर्न मोस्ट जो एक स्टेट है इंडिया की, और गुजरात इज़ द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जो नागालैंड है उसकी कैपिटल कोहिमा है। हाईएस्ट पीक यहाँ पे माउंट सारामती है। और आपको पूछा जा सकता है कि माउंट ईसो जो है किसकी हाईएस्ट पीक है। और यहाँ पे किस स्टेट की कौन कौन सी पीक्स जो हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स के अंदर, जैसे असम की हाईएस्ट पीक, और जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, और त्रिपुरा की, मिजोरम की हाईएस्ट पीक कौन सी है। और इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आपको पता भी होगा कि पिछले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, क्रोनोलॉजी और या ऊपर से अगर नीचे हम ट्रैवल करते हैं या नीचे से ऊपर ट्रैवल करते हैं तो कौन कौन सी जो कैपिटल्स आते हैं, कौन कौन सी पीक्स आती हैं, हाईएस्ट पीक्स, कैसे उनको ऑर्डर करना है, इस तरह के क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं। स्टेट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद किस कंट्री के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज़ म्यांमार के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, ये जो इनिशिएटिव है। और सून वानी अकेडमी इज़ गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू अफोर्डेबल कोर्सेज एट अफोर्डेबल प्राइसेस। ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें, लिंक करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। और जो आप इसकी PDF या PPT है वो आपको इस जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मिलेगी t.me/वानी मेहरा। यहाँ पे आपको इसकी जो PPT है वो मिलेगी। और ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इसको शेयर करें। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि ये जो इनिशिएटिव है वानी अकेडमी का, ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो कोचिंग्स में वहाँ पे इन्वेस्ट करके नहीं पढ़ सकते, वहाँ पे पैसे दे के नहीं पढ़ सकते, जो इतनी फीसिस रहती हैं वहाँ पे, और जो इनिशिएटिव वानी अकेडमी ने लिया है, वानी मेहरा मैम ने, आप प्लीज़ इस इनिशिएटिव को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।